तो हम जो है वापस इसको रिकॉर्ड करने लग रहे हैं। एंड यहाँ पे सेक्शन बी की हम बात करते हैं। सेक्शन ए की जो है हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं एंड आते हैं एंड यहाँ पे हम जो है इनको इन डिटेल जो है यहाँ पे डिस्कस करने। हमारा देर आर टू टाइप्स ऑफ सेंसिटिव सेल्स इन ह्यूमन आई। ठीक है ना, हमारी जो ह्यूमन आई होती है इसके अंदर दो टाइप के जो होते हैं सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है ना, वेयर आर दे फाउंड, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये जो हमारे सेल्स होते हैं जहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? दे आर फाउंड ऑन द रेटिना। ठीक है ना, पहले तो ये वाला हो गया कि द सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं आई के अंदर वो फाउंड कहाँ पे करते हैं? रेटिना पे। ठीक है ना, आप इसके लिए जो है डायग्राम भी आई की बना सकते थे एंड रेटिना को दिखा सकते हैं। ठीक है ना, जो एक्चुअल में लोकेट करती है बैक ऑफ द आई। ठीक है, तो ये हो गया रेटिना पहला, इसका की पॉइंट था। बाकी सेंटेंस तो आप प्रॉपर लिखेंगे आई एम श्योर। व्हाट इज ईच टाइप कॉल्ड? ठीक है ना, इसकी जो ईच टाइप होती है मतलब कि ये जो सेल्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? हमारे जो एक्चुअल में सेल्स होते हैं ये लाइट सेंसिटिव जो सेल्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रॉड्स, ठीक है ना, और दूसरे होते हैं कॉन्स। ठीक है ना, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड्स और दूसरे होते हैं कॉन्स। जो हमारे रॉड्स सेल्स होते हैं इनके अंदर जो है हमें जब डिम लाइट होती है तो डिम लाइट के अंदर जो है हम इनसे देखते हैं तो कून होते हैं, इनसे हम जो है कलर की डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ब्राइट लाइट के अंदर जो है हम जो है ये देखने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया एंड इसके लिए आप डायग्राम कर सकते थे एंड इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। मेक द डायग्राम टू एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। तो रिफ्रैक्शन है ये। रिफ्रैक्शन के लिए वो जो ग्लास स्लैब की आप जो बनाते हैं वो वाली डायग्राम बनानी थी एंड इसको एक्सप्लेन करना था कि ए बी इसके अंदर इंसिडेंट रे है, इस पे फॉलो हो रहा है। ठीक है ना, इसको नॉर्मली डॉटेड लाइन फॉलो करनी चाहिए, बट ये बेंड होके जो है इसने बी सी जो है डायरेक्शन पकड़ ली है एंड बी सी से जो है सी डी डायरेक्शन फिर इसकी जो है गई है। ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्शन। दूसरा हो गया आपका डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के लिए आपको इस तरह से प्रिज्म बनाना था एंड बताना था जहाँ पे इसके अंदर ए बी एक वाइट लाइट की बीम है जो इस पे इंसिडेंट कर रही है एंड देन इसके बाद जो है यहाँ पे ये इसकी जो है फर्दर जो है डिविएशन हो रही है एंड स्प्लिट हो रहे हैं डिफरेंट कलर्स के एंड विब गियर करके हमारा जो है आगे बेंड मिल रहा है। वायलेट ज़्यादा डिविएट हुआ है, रेड कम डिविएट हुआ है एंड कलर सेपरेट हुए। बस इतना सिंपल लिखना था। ठीक है ना, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी थी और साथ में डायग्राम बनाने था क्योंकि 3 मार्क्स थे। ठीक है, दास्तान नहीं लिखनी थी। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होती है हमारी होती है गिव इट्स कास्ट। ठीक है ना, दो चीज़ें इसके अंदर पहले तो हमें डिफाइन करना था कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। इट्स बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पैसेस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। जैसे ही जो हमारी जो लाइट होती है ये बेंड करती है किसी अर्थ के एटमॉस्फेयर से। ठीक है ना, तो इसको क्या करती है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करती है। ठीक है ना, अब इसकी वजह से जो होते हैं हमें ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो स्काई के अंदर जो है मतलब ट्विंकल करते हुए जो हमें जो होते हैं नज़र आते हैं। ठीक है ना, या दूसरी बॉडीज जो होती है वो ट्विंकल करती हुई नज़र आती है। अब इसका काज क्या होता है? इसने आगे पूछा कि गिव इट्स काज। तो काज जो होता है जिस तरह रिफ्रैक्शन का क्या काज होता है? रिफ्रैक्शन का काज होता है बेसिकली जब लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाए। ठीक है ना, मतलब कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करे। ठीक है ना, वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका रीज़न होगा काज। ठीक है ना, वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्यू टू हाइट, टेम्परेचर और एयर प्रेशर। तो इसकी वजह से जो हमारी एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है ना, दो रेजिस्टर्स हैं हमारे 2 ओम का 4 ओम का रिस्पेक्टिवली आर टू बी कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 6 वोल्टेज की। ठीक है ना, सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट फ्लोइंग। ठीक है ना, हमारे पास जो है पहले तो हमें इसकी डायग्राम बना लेनी चाहिए कि किस तरह से हम जो है इसको लगाएंगे। 6 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी, इसको स्विच लगा दिया एंड देन जो है हमने जो है इसको क्या करना है, जहाँ पे 4 ओम का एंड 2 ओम का हमने इधर रेजिस्टर नीचे लगा दिया। इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है ना, क्योंकि ये कह रहा है कि मैक्सिमम जो है हमें ऑब्टेन करनी है करंट फ्लोइंग, ताकि मैक्सिमम इसमें भी फ्लो करे इसमें भी फ्लो करे। तो ऐसा पॉसिबल हम करवाते हैं पैरेलल रेजिस्टर्स के अंदर। हमारी जब सीरीज रेजिस्टर के अंदर होती है तो हमारी जो एक्चुअल में जो करंट होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो दैट्स वाई हमने जो है इस तरह से जो है इसको किया है पैरेलल के अंदर। ठीक है ना, तो पहला तो ये चीज़ होगी। ठीक है,
so as to obtain find the current in that case। हमें जो है एक्चुअल में जो है इसका जो निकालना है, करंट निकालना है। पहले तो हमने डायग्राम बनाई, डायग्राम बनाने से हमें कुछ है जहाँ पे फिर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको खुद ही समझ आएगा कि इसने जो है पैरेलल में इस तरह लिख भी दिया कि कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें जो है इन टोटल हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है इसका करंट, ठीक है ना। फाइंड द करंट, हमारा जो करंट होता है इसने क्या देख रखा है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है, ठीक है ना। अगर हम देखें हमारा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशन होता है, हमारा जो करंट होता है ये इक्वल होता है, ठीक है ना, ये होता है हमारा वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, ये करंट की जो होता है हमारे पास जो है रिलेशन होती है, जिससे हम जो है जहाँ से करंट निकाल पाएंगे। इसने V दे रखा है तो V ठीक है, V इसने दे रखा है, बट R इधर नहीं है, ठीक है ना। हम R निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है पहले रेजिस्टेंस इसका निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे दो रेजिस्टर लगे हुए हैं, एक ये है एक ये है, इसलिए हम दोनों का जो है जब पैरेलल हों तो तब हम किस तरह से निकालते हैं, हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है ना। एंड 1/2 ओम प्लस 1/4 ओम। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हम R क्यों निकाल रहे हैं, हम एक्चुअल में R निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तभी दैट्स वाई हमने ये वाला जो है फार्मूला लगाया कि जब हम कनेक्टेड करते हैं पैरेलल के अंदर। अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। 4 + 2 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है ना, 6 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाई 8 हमारे पास ये वाली जो है ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकलती है, 1/R की। हमें R की वैल्यू चाहिए, तो R की वैल्यू इसको हम उल्टा करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को उल्टा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है ना। अब हमें R की वैल्यू मिल गई, V की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, हम इसके अंदर पुट करेंगे। I हमने अपनी जगह पे रखा, ठीक है ना। करंट हमें निकालनी है, V हमारे पास कितना है 6, ये वाला 6 मैंने लिखा, डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या है, मेरे पास है नीचे R की वैल्यू क्या है 8 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है ना। अब देखिए अब ये इस तरह से है। अब अगर मुझे इसको एक काम करना हो, ठीक है, अभी मैंने लिखा 6 एंड डिवाइडेड बाई R मैंने लिखा 8, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, इन्वर्स करना है, ठीक है ना। इस वाले को इन्वर्स करना है, एज्यूम करता हूँ मैं इसके नीचे 1 है, जब इसको मैं इन्वर्स करूँगा तो किसके इक्वल आएगा, 1 इक्वल होगा हमारा 6 डिवाइडेड बाई 8 क्रॉस 1 डिवाइडेड बाई 6, 6 हमारा कट हो जाएगा एंड क्या बचेगा हमारा I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8। अब 1 डिवाइडेड बाई 8 जो है, ठीक है ना, 1 को मैं डिवाइड करता हूँ 8 को, मुझे परफेक्ट वैल्यू निकालनी है तो कितना मेरे पास आएगा, 1 इस तरह से रखता हूँ एंड पॉइंट जहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, जहाँ पे मैंने 8 रखा, तो जहाँ पे 10 हम लगा सकते हैं। फिर 8 इकाई 8 कितना बचा 2, ठीक है ना। तो 8 16, 20 में से 16 निकालेंगे तो बचा कितना 4, 40, 8 40, ठीक है ना, 125। तो हमारे पास जो करंट है वो कितना आ रहा है 0.125 एम्पियर, ठीक है ना। तो 0.125 एम्पियर जो है इसका हमारा ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं नज़र आ रहा है, आई एम सॉरी, जस्ट आपको जो है जो मैंने बोला उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंड द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट, ठीक है ना। अगर 100 वाट का हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, 1 मिनट के अंदर ये कितनी एनर्जी जो है पास करता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1 मिनट को कन्वर्ट करते हैं किस सेकंड्स के अंदर, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 6000, 1 2 3 6000 जूल, 6000 क्या आएगा हमारा WS, ठीक है ना, WS आएगा। तो ये हमारा किसके इक्वल होता है 6000 जूल्स, 6000 जूल्स, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर का बोल रहा था तो 6000 जूल आएगा। तो दो इसके लिए जो है आप पूरा प्रॉपर जो ऊपर हमने लिख दिया। पहले जाहिर सी बात है इतना लिखने से तो आपको 2 मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, पहले आप जो है इसका फार्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। तो
इस तरह से आप इसको थोड़ा लंबा करके लिखेंगे कि एनर्जी जो ट्रांसफ़र कर रहा है 100 वाल्ट का बल्ब, ठीक है ना, उसको हम निकाल सकते हैं, 1 मिनट के अंदर जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसको हम निकाल सकते हैं यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला हमारा एनर्जी का क्या होता है, वो फार्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर की जगह पे फिर हम लिखेंगे 100, इनटू टाइम की जगह पे हम लिखेंगे ठीक है ना 60, एंड देन इसको कैलकुलेट करेंगे। अब बिट लंबा होगा जाएगा एंड 2 मार्क्स मिलेंगे। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर? हमारा जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो हमारा जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है बेसिकली ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है, इंट्रैक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में होती है, ठीक है ना, यही प्रिंसिपल जो है काम करता है एक इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, ठीक है। नेम 2 डिवाइसेस, ठीक है ना, जो हमारा फिर इलेक्ट्रिक मोटर होता है बेसिकली ये करता क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। 2 एग्जांपल्स हमारे पास, एग्जांपल्स बहुत सी हैं, क्या क्या है, जिस तरह से हमारे पास फैन एक एग्जांपल, और कहाँ पे मोटर होती है, वॉशिंग मशीन के अंदर जो है मोटर जो होता है, तो ये एग्जांपल्स होगी। हमें 2 एग्जांपल्स का बोल रहा है तो 2। व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड? ठीक है ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसी एक्चुअल में एक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, जो कोई भी एलिमेंट हो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं इस साइड में, ठीक है ना, हम उनको इक्वेट करवाते हैं इस साइड वाले में से, ठीक है ना। मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट्स के साइड में होंगे, अगर 5 होंगे तो इस साइड में भी जो है हम उनको इक्वेट करवाते हैं, ठीक है ना। मतलब इक्वेशन के बोथ साइड में जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब आगे पूछ रहा है कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड? केमिकल जो इक्वेशन होती हैं इनको बैलेंस क्यों किया जाता है? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड? इनको बैलेंस्ड क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो हमारा केमिकल रिएक्शंस होती है हम इसको बैलेंस करने के लिए लॉ फॉलो करते हैं। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारा कहता है कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। जितना जहाँ पे सब्सटेंसेस होंगे उतने ही वहाँ पे क्रिएट होंगे, ठीक है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पे कम होंगे जहाँ पे ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, क्योंकि मैटर इन इटसेल्फ कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मेंशन करना था एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करना पॉसिबल होता तो कोई एग्जांपल भी दे देते डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से डिफाइन करता है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। व्हाट आर मेटल्स? स्टेट 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हमारे मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स बेसिकली हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी हाई, ये क्या होते हैं? मैलिएबल, ठीक है ना, ठीक है ना। मैलिएबल का मतलब है शीट्स में के अंदर जो है पतली पतली शीट्स के अंदर हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, ठीक है ना। तो और इनके जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल इनकी कंडक्टिविटी होती है, और थर्मल कंडक्टिविटी, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हाईली डेंस होते हैं, मालेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकली जो है कंडक्ट करते हैं चीज़ों को, थर्मली जो है हीट को कंडक्ट करते हैं। तो आगे क्या पूछ रहा है? 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। तो 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज 1 और 2 करके आप लिख सकते थे। जिस तरह बहुत से हैं हमारे, इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, एंड ये जो है और क्या करते हैं? लस्चरस एंड जो है शाइनी होते हैं इन अपीयरेंस, ठीक है ना, शाइनी लस्चरस इन अपीयरेंस, ठीक है। हार्ड शाइनी लस्चरस इन अपीयरेंस, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई, बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई, ये वाली चीज़ें बहुत सी आप लिख सकते। वाई आर फॉसल फ्यूल्स? अच्छा, ये हमारा सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी को जो है हम बाद में करेंगे। एनीवे आई थिंक जो है यहाँ पे हम चलिए ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। वाई आर फॉसल फ्यूल्स क्लासिफाइड एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? हमारे जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं इनको हम क्यों कंसीडर करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंडर, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हमारे जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, ये बने होते हैं किससे? इधर हमारे जो डेड प्लांट्स वगैरह से बनते हैं, जिस तरह से कोल वगैरह बनता है, या हमारे जो डेड ऑर्गेनिज्म जो सी के अंदर बरी कर जाते हैं, काफ़ी टाइम के अंदर रहते हैं सी के नीचे, जिस तरह से पेट्रोलियम वगैरह उससे बनता है। मतलब कि ये जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, ये कहता है कि इनको हम नॉन रिन्यूएबल
एनर्जी का रिसोर्स इनको के अंदर क्यों कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। अब ये वाला जो है हमारे एक्चुअल में किससे बने होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना। और इनको बनने में कितने टाइम लगते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको बनने में, ठीक है ना। अब मिलियन ऑफ ईयर्स बनते हैं, इसका मतलब है कि ये बहुत जल्द जो है रिप्लेनिश नहीं होते, मतलब बहुत जल्द जो है ये वाले जो हमारे होते हैं फॉसल फ्यूल्स जल्दी जल्दी तैयार बनकर नहीं होते, इनको मिलियंस ऑफ ईयर जो होती है लगती है, और इनकी जो फॉर्मेशन रेट होती है बहुत स्लोवर होती है, ठीक है ना। देन कंजम्पशन रेट जो है इनकी हाई रहती है, बट जो इनकी फॉर्मेशन रेट होती है इनको मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है ना। और ये हमें कह रहा है कि इनको नॉन रिन्यूएबल क्यों कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये डेड ऑर्गेनिज्म से बने, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, कंजम्पशन रेट इनकी जो है कंजम्पशन रेट जो है इनकी हाई होती है, एंड फॉर्मेशन रेट इनकी बहुत स्लोवर है, फॉर्मेशन रेट इनकी बहुत स्लोवर है। और ये एक बार डिप्लीट हो गए, डिप्लीट का मतलब है एक बार कंज्यूम हो गए, खत्म हो गए, ठीक है ना। तो ये वाले जो हैं मतलब कि बहुत जल्दी जो है शॉर्ट पीरियड के अंदर रिन्यू नहीं होते, शॉर्ट पीरियड के अंदर फिर से आपको जो है कोल नहीं बन के मिलेगा, ठीक है ना। उसके लिए पहले एक जंगल बनना चाहिए, फिर वो जो है बरी होना चाहिए ज़मीन के नीचे, फिर बनना चाहिए। तो दैट्स द रीज़न हम इनको क्लासीफाई करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि एक बार डिप्लीट हुए ये जो रिप्लेनिश नहीं होते शॉर्ट टाइम के अंदर, ठीक है। होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होते, वो तो अपने आप में इलॉजिकल स्टेटमेंट होगी, बट शॉर्ट टाइम के अंदर नहीं होते, ठीक है। व्हाट इज बायोमास, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ इट। बायोमास हमारा क्या होता है, बायोमास हमारा रेफर करता है ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है ना, जिसको हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह हमारा वुड वगैरह होती है, या जिस तरह हमारा जो घास वगैरह होती है, धान वगैरह का बचा हुआ रेजिड्यू वगैरह होता है, या एनिमल का वेस्ट जो होता है, इसको हम जो है, हाँ हमें बायोमास एनर्जी नहीं पूछ रहा, जस्ट हमें बायोमास पूछ रहा है, बायोमास क्या होता है। तो बायोमास हमारा होता है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम इनको जो है इनका जो मटेरियल होता है, ठीक है ना, जिनके अंदर वो वाले हमारा मैटर जिसके अंदर जो कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, हम उसको बायोमास के अंदर क्लासीफाई करते हैं। फिर बायोमास से हम बायोमास एनर्जी की जो है बनाते हैं, ठीक है ना, उसका प्रोसेस से रहता है। एग्जांपल्स के तौर पर हमने ये दे दिया, एंड जहाँ पे इसकी जो डायग्राम होती है बायोमास की एनर्जी जो जिस तरह बनती है वो वाला आप दे सकते हैं, जब बायोमास का जो फ्लो चार्ट होता है वो वाला आप यहाँ पे बना सकते थे, ठीक है। 3 मार्क्स का है तो आपको थोड़ा बिट इसको लंबा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बायोमास जो होता है, जिस तरह हम इसको जो है क्लासीफाई करते हैं एज रिन्यूएबल, ठीक है ना, एंड इसको कार्बन न्यूट्रल भी मानते हैं, ठीक है ना। ये वाली चीज़ें आप इसके साथ मेंशन कर सकते हैं। डिफाइन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन हर रिएक्शन हमारी क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले आप कह रहे हैं डिफाइन, वहीं से कह रहे हैं डिफाइन करना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमारे जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं, एंड हमारा जो है कुछ तीसरा प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है, ठीक है ना। अब हमें कह रहा है कि 2 एग्जाम्पल्स दो, ठीक है ना। एग्जाम्पल फर्स्ट, जिस तरह हमारे पास वाटर की एग्जाम्पल है H2O, ठीक है ना, हाइड्रोजन आपस में मिला प्लस ऑक्सीजन आपस में मिला, एंड इसने जो है हमें क्या दिया, वाटर दिया। इस तरह से आपके पास कोई दूसरी एग्जांपल जिस तरह से आप दे सकते हैं, जिस तरह से फेरस जिस तरह से हमारे पास आयरन है प्लस सल्फाइड है, ये आपस में मिलेंगे फेरस सल्फाइड बनाते हैं, तो ये वाली एग्जांपल्स आप दे सकते थे, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सी और एग्जांपल्स हैं, मतलब जो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। सिंपल दें या कॉम्प्लेक्स दें, जो भी वो तो दे सकते हैं। हाउ डज द साइज ऑफ एन एटम जनरली वेरी इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आई एम श्योर आपको पता, हमने जो है बहुत बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। पीरियोडिक टेबल कुछ हमारा इस तरह से दिखता है, हमारा ये वाला लेफ्ट साइड है एंड ये वाला राइट साइड है, ठीक है। अब समझते क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हाउ डज द साइज ऑफ एटम जनरली वेरी इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे मतलब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इन ए पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल व्हाई डज इट वेरी इन दिस वे, ठीक है ना। फिर दूसरा हमें पूछ रहा है, ठीक है ना। पहला हमें पूछ रहा है कि इसमें साइज इसके को क्या होता है। ये वाला जो है ऑलरेडी हम पहले जो है जब हम पेपर डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हमने किया था कि जहाँ पे जो साइज होता है ये बड़ा होता है, जैसे जैसे आगे जाते हैं ये आपको इस तरह छोटे छोटे इसका जो साइज होता है, जो रेडियस होता है ना एटम्स का, वो कम होता जाता है, ठीक है। व्हाई डज इट वेरी दिस वे। अगला पूछ रहा है कि ये इस तरह क्यों वेरी करता है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम जहाँ से आगे मूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे अगर कोई हमने एलिमेंट रखा हुआ है, जहाँ पे ये वाला जो है हमने जहाँ पे कोई एलिमेंट रखा है, फॉर एग्जांपल इसका एटॉमिक नंबर है जिस तरह से है इसका एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल 10, इसका क्या है 11, इसका क्या है 12,
एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो सेल होता है, ठीक है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जाहिर सी बात है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे 10 प्रोटॉन थे एंड जहाँ पे कितने हो गए, इस वाले सेल में कितने हो गए, जहाँ पे हो गए 15 प्रोटॉन, मतलब जहाँ पे आप 15 प्रोटॉन हैं। बट अगर हम शेल की बात करें, शेल जहाँ पे इंक्रीज नहीं होते, शेल फॉर एग्जांपल आउटर मोस्ट जो शेल है हमारा, जहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एग्जाम के तौर ले रहे हैं कि जहाँ पे एल के शेल है हमारा, ठीक है ना, या एम शेल है हमारा, ठीक है ना, या एल शेल है हमारा, कोई भी शेल है, जो भी शेल है, ठीक है ना। ये फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा शेल है, ठीक है ना, ये वाला सेल जहाँ पे भी वही रहेगा, जहाँ पे भी वही, जहाँ पे भी वही, दो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल पहले इस शेल के अंदर जो है, जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन था, अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट हुआ क्या, एक्चुअल में होता क्या है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए बट प्रोटॉन भी अंदर से बढ़े, जब प्रोटॉन जब बढ़ते हैं, जब बाहर वाला जो शेल, इस वाला शेल होगा, इस डिस्टेंस पे ये ज़्यादा फोर्स जो है, ज़्यादा फोर्स बढ़ गई, ये ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे एंड ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपनी तरफ जो है नीचे नीचे सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो इसका रेडियस है वो कम होता जाता है। एंड यही रीज़न जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए मिनरल एंड एन ओर। मिनरल एंड ओर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मिनरल होता है हमारा कोई भी नेचुरली अकरिंग जो सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, नेचुरली अकरिंग कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, जिसकी कोई एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो, ठीक है ना। जब हमारा ओर होता है, ओर भी एक एक्चुअल में एक सब क्लास होती है मिनरल की, बट ओर से जो है हमारे कुछ पर्टिकुलर जो है मेटल्स वगैरह जो है, जो वैल्यूएबल्स जिस तरह से डायमंड वगैरह जो है, कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं निकलती हैं, हम उनको ओर कहते हैं, ठीक है। नेम वन ओर ऑफ सोडियम। सोडियम का एक और बताइए, ठीक है ना। तो सोडियम का जो एक और होगा, जिस तरह से हमारा होता है रॉक साल्ट, ठीक है ना, NaCl, ठीक है ना, बहुत कॉमनली पाया जाता है, जो कॉमन टेबल साल्ट, कॉमन साल्ट जो हमारे घरों में यूज होता है, ठीक है, NaCl। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कंपाउंड प्रेजेंट इन दिस ओर, ठीक है ना। तो हमें कह रहा है इसका केमिकल जो है फार्मूला सोडियम कंपाउंड का आप लिखिए जो इस ओर के अंदर पाया जाता है। तो जिस तरह हमारा क्या है, Na+ एंड Cl- होता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कंपाउंड प्रेजेंट इन दिस ओर, जिसकी हमने एग्जांपल दी, हमने इसकी एग्जांपल दी है, तो इसका Na+Cl-। ओके, एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स। रिपीटेटिव क्वेश्चन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारा क्या होता है, बेसिकली ये एक मेथड है, इस एक्चुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, जिसके अंदर एक नया प्लांट जो है वो बनता है, ठीक है ना। बट ये वाला जो नया प्लांट होता है हमारा, इसको हम बनाते हैं किसी जो इसका पेरेंट प्लांट होता है उसके किसी पार्ट से, ठीक है ना, इधर उसकी स्टेम से या उसके किसी रूट सिस्टम से, ठीक है ना, हम इसको बनाते हैं। तो आगे क्या हमें पूछ रहा है, विद 2 एग्जांपल्स हमने कल डिस्कस की थी, जिस तरह से राइजोम्स हमारे हैं, जिस तरह से हमारा अदरक होता है, जिंजर, ठीक है ना, ठीक है ना, या फिर हमारी जो है इसके अलावा जो है कटिंग्स जिस तरह होती हैं, कटिंग्स करके जिस तरह से ग्रेप्स वगैरह के अंदर हम करते हैं, वो एग्जांपल आप देख सकते हैं। फिर आगे पूछ रहा है, आगे कह रहा है लिस्ट 2 एडवांटेजेस, ठीक है ना। तो इसके 2 एडवांटेजेस हम क्या लिख सकते थे, ठीक है ना, जिस तरह से ये जो होता है, जो प्लांट होता है आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट से, ठीक है ना। दूसरा जो होता है इसमें टाइम जो है बहुत कम लगता है, ठीक है ना। जब सीड से हम एक प्लांट बनाते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू जब हम किसी टेनी को उगाएंगे। व्हाट इज मेंट बाय एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। एक्वायर्ड ट्रेड्स हमारे वो वाले ट्रेड होते हैं जो हम जो है एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं, हमारे पैदा होने के बाद जो है एनवायरनमेंट से हमें अडॉप्ट होता है। जिस तरह एग्जांपल से हमने कहा था क्यूलियोसिस, ठीक है ना। तो इनहेरिटेड ट्रेड्स हमारे वो वाले ट्रेड्स होते हैं जो हमें पेरेंट्स से आते हैं, जिस तरह हमारी आई का कलर, हमारे हेयर का कलर, हमारे हेयर्स का टेक्सचर, ठीक है ना। तो ये हमारे इनहेरिटेड ट्रेड्स हो गए। वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आपने आप में जो है वास्ट क्वेश्चन था, इसको जो है आप डायग्राम बना के अच्छे से इस तरह से करके लिख सकते थे। हमें जो है कंजर्व क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हमें कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि ये इकोलॉजिकल बैलेंस जो है हमारा मेंटेन करते हैं, ठीक है ना।
इकोसिस्टम सर्विसेज बहुत सी जो है ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है जहाँ पे जो है इनका इम्पैक्ट रहता है हमारे क्लाइमेट पे, ठीक है ना। वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर इनका जो है एक इम्पैक्ट रहता है। फिर ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह अगर एनिमल्स हैं, पैरासाइट्स वगैरह इन पे रहते हैं, जब प्लांट्स हमारा होते हैं इनके अंदर भी जो है बहुत सी हैबिटेट्स वगैरह होती रहती है, ठीक है ना। फॉरेस्ट, फिर आप इसको जो है इकोनॉमिकली इसका लिख सकते थे कि क्या फ़ायदा होता है जो फ्रेश डवेलर्स होते हैं वो इसको, बट इतना लंबा भी आपको नहीं लिखना था, 3 मार्क्स के लिए आपको लिखना था, तो ठीक है। ये वाला जो है जहाँ पे कंस्ट्रक्ट, इलस्ट्रेटिव, वर्चुअल, ये वाला जो है हमने कन्वर्जिंग, ये वाला चलिए हम इस सेक्शन को जो है बाद में करते हैं, ठीक है। कट करेंगे एक बार।